क्या बड़ी मुश्किल है। मेरी राय में जीवन में सबसे खास लोगों में से एक से बात करना। हमने देखा है दुनिया के इस हिस्से में अल ख्वारिज़मी जैसे बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने एल्गोरिदम बनाया विश्व स्तर पर। न्यूटन, हेनरी फोर्ड, राइट ब्रदर्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन और एलोन मस्क। ऐसा लगता है कि आप जल्दी में हैं। आप उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पहले कोई नहीं गया है। आप पुनः आविष्कार कर रहे हैं एक खास इंडस्ट्री। स्पेसएक्स के साथ रॉकेट इंडस्ट्री से लेकर टेस्ला के साथ कार इंडस्ट्री तक। आपका मिशन क्या है? जीवन। आप जो भी करते हैं क्यों करते हैं? ज़रूर। सबसे पहले यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। यहाँ होना सम्मान की बात है और मैं दुबई में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। ये वाकई शानदार है। मैं उन सभी को प्रोत्साहित करता हूँ जिन्होंने इस शानदार शहर का दौरा नहीं किया। धन्यवाद। और मोटिवेशन के बारे में मुझे लगता है कि इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन कुछ बातें समझने लायक हैं। असल में जब मैं बच्चा था तो मैं सोच रहा था कि जीवन का अर्थ क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? ये सब किस बारे में है? और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि असली बात ये है कि सही सवाल पूछने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना हम इंसान की समझ को बढ़ा सकते हैं, उतना ही हम ये सवाल अच्छे से पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ बातें ज़रूरी हैं ताकि भविष्य अच्छा हो सके। और उनमें से कुछ बातें हैं कि आगे चलकर हमें टिकाऊ ट्रांसपोर्ट और एनर्जी बनानी होगी। अम, और एक अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया बनना और मानवता का तारों के बीच होना और कई ग्रहों पर रहने वाली जाति बनना। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कई ग्रहों पर रहने वाली जाति बनना और तारों के बीच होना मानव जाति के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। और यह एक कारण है कुछ हद तक जीवन बीमा की तरह। हम सबके लिए जैसा जीवन हम जानते हैं। लेकिन फिर वह हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है वह यह है कि यह रोमांच की भावना लाता है और लोगों को भविष्य के लिए उत्साहित करता है। अगर आप दो चीज़ों के बारे में सोचें, एक जहां हम हमेशा के लिए धरती तक ही सीमित हैं जब तक कि कुछ बुरा नहीं हो जाता, या दूसरा भविष्य जहां हम कई ग्रहों पर हैं, शायद सौर मंडल से भी आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह दूसरा रास्ता बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है और सुबह उठने के लिए वजह होनी चाहिए। आप जानते हैं जीवन सिर्फ समस्याओं का समाधान करने के बारे में नहीं है। अन्यथा इसका क्या मतलब है? ऐसी बातें होनी चाहिए जो लोगों को प्रेरित करें और जीवन को जीने लायक बनाएं। तो आपके लिए जीवन क्या है? मेरा मतलब है, आप हमारे जीवन को देखते हैं और मैंने आपको पहले बोलते हुए सुना। क्या यह एक सपना है? क्या यह उसका जीवन है? क्या यह 1 मिलियन डी है? एलन मस्क के लिए जीवन क्या है? जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मुझे यह सवाल और भी ज़्यादा उलझाने वाला, परेशान करने वाला या अनिश्चित लगता है। अम, मुझे लगता है खासकर जब आप वीडियो गेम जैसी चीज़ की प्रगति देखते हैं। आप जानते हैं जैसे कहें 40 साल पहले आपके पास वीडियो गेम थे। सबसे अच्छा वीडियो गेम पोंग जैसा होता था जिसमें आपके पास 2 चौकोर पट्टियाँ और एक बिंदु होता था और आप उसे आगे पीछे मारते थे। मैंने इसे खेला था। ओह हाँ, मैं भी। बिल्कुल, मैंने पोंग खेला था। बिल्कुल, ये आपको थोड़ा पुराना महसूस कराता है। लेकिन हाँ, हम दोनों ने एक ही गेम खेला और उस समय वो गेम बहुत मज़ेदार लगता था। लेकिन अब आप ऐसा वीडियो गेम देख सकते हैं जो बिल्कुल असली जैसा लगता है और लाखों लोग एक साथ खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के साथ चीज़ें कहाँ जा रही हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी। और अगर आप इसे भविष्य में किसी भी रफ्तार से आगे बढ़ते देखें, जैसे 0.1% भी हर साल, तो एक दिन ये गेम असली ज़िंदगी से अलग नहीं लगेंगे। वे इतने असली जैसे होंगे कि आप उस गेम और असली ज़िंदगी में फ़र्क नहीं कर पाएँगे जैसा हम जानते हैं। और फिर ऐसा लगता है, अच्छा हम कैसे जान सकते हैं कि ये पहले नहीं हुआ और हम खुद इन गेम्स में से एक में नहीं हैं? दिलचस्प, दिलचस्प। मेरा मतलब है हो सकता है। जीवन में सब कुछ संभव है। मेरा मतलब है ऐसा है। मेरा मतलब है हाँ, खासकर ऐसा लगता है कि सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुछ अलग सा है ना? मेरा मतलब है अगर हम पिछले 100 वर्षों में अपने जीवन को देखें तो जीवन वास्तव में बदल गया है। पिछले 20 सालों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और भी तेज़ होता जा रहा है। क्या ये अधिक धीमा है? तो मेरा सवाल वास्तव में ये है कि अब से 20, 30, 50 साल बाद जीवन कैसा होगा? हमारी शिक्षा, हमारा परिवहन, आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये उन चीज़ों में से एक है जिनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जब आप सोचते हैं, मेरा मतलब है पहली बार किसी ने कंट्रोल के साथ उड़ान भरी थी 1903 में राइट भाइयों ने। अम, और फिर 66 साल बाद हमने पहले इंसानों को चंद्रमा पर उतारा। मेरा मतलब है अगर आप 1900 में लोगों से पूछते कि इंसान के चंद्रमा पर उतरने की संभावना क्या है, वे कहते कि यह हास्यास्पद होता। अम, अगर आप उनसे इंटरनेट के बारे में बात करते तो वे ये भी नहीं समझते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये इतना पागलपन लगता है। लेकिन आज $100 के उपकरण के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप दुनिया के दूसरे छोर पर किसी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, ये मूल रूप से मुफ्त है। किसी के साथ भी या यहाँ तक कि लाखों लोगों के साथ तत्काल दृश्य संचार करना मुफ्त है। सोशल मीडिया पर आप लाखों लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं। अम, तो और आप कुछ गूगल कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास ज्ञान का खजाना है, जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत जवाब पा सकते हैं।
इसलिए अतीत में, यहाँ तक कि हाल के अतीत में भी इन चीज़ों का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता था। तो मुझे लगता है कि एक बात जिसके बारे में हम काफ़ी निश्चित हो सकते हैं, वो यह है कि आज हम जो भी भविष्यवाणियाँ करते हैं, 50 साल बाद भविष्य कैसा होगा, वे गलत होंगी। ये निश्चित है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे भविष्य में क्या उम्मीद है, न कि क्या सच में होगा। क्योंकि यह सिर्फ़ एक ख्वाहिश हो सकती है। मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ बाहर हैं। मंगल ग्रह पर और शायद मंगल से परे बृहस्पति के चंद्रमाओं पर। मुझे आशा है। हम पूरे सौरमंडल में अक्सर यात्रा कर रहे हैं, शायद पास के तारा प्रणालियों के लिए मिशन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सब 50 साल के भीतर संभव है। और मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत रोमांचक होगा। और मुझे लगता है कि हम आत्मनिर्भर और मशीनी दिमाग को तेज़ी से आगे बढ़ते देखेंगे। मुझे लगता है कि यह वास्तव में निकट भविष्य की बात है। मेरा अनुमान है कि यह शायद होगा। 10 साल में ऐसी कारें बनाना अजीब होगा जो खुद से नहीं चल सकती। 10 साल? 10 साल? हाँ, मुझे लगता है कि लगभग 10 साल में बनने वाली सारी कारें पूरी तरह से खुद चलने लायक होंगी। जैसा कि है, आज जो टेस्ला कारें बनती हैं, उनमें खुद चलने के लिए ज़रूरी सेंसर लगे हैं और हमें लगता है कि शायद इंसान से ज़्यादा सुरक्षित होने के लिए काफ़ी कंप्यूटर पावर है। तो ये बस सॉफ्टवेयर बनाने और उसे अपलोड करने की बात है। और अगर पता चलता है कि और ज़्यादा कंप्यूटर पावर चाहिए, तो हम आसानी से कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं। और इसीलिए ये सब टेस्ला ने पिछले साल अक्टूबर से बनाया है। और बाकी कंपनियां भी ऐसा ही करेंगी। तो कार में बैठना लिफ्ट में बैठने जैसा होगा। आप बस बताइए कहाँ जाना है और ये आपको बहुत सुरक्षित तरीके से वहाँ पहुँचा देगी। और यह सामान्य होगा। ये लिफ्ट के लिए भी आम बात हो गई है। पहले लिफ्ट चलाने वाले लोग होते थे। अगर आप अंदर जाते तो वहाँ एक लीवर चलाने वाला आदमी होता। अब आप बस अंदर जाते हैं, बटन दबाते हैं और ये सब आम बात हो गई है। इसलिए खुद चलने वाली टेक्नोलॉजी हर जगह होगी। मुझे लगता है कि सबसे चिंता वाली बातों में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेरा मतलब सीधी-सादी एआई से नहीं है, जैसे कि गाड़ी खुद चलाने वाली टेक्नोलॉजी, मैं इसे सीधी-सादी एआई मानता हूँ। ये सिर्फ एक खास काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गहरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे कभी-कभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसमें ऐसा एआई हो सकता है जो खुद सोच सके और काम कर सके, जो धरती के सबसे होशियार इंसान से भी ज़्यादा होशियार हो। मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक हालत है। ये खतरनाक क्यों है? मेरा मतलब है, 2 सोच हैं। एक ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की मदद करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक और सोच है। ये इंसानों के लिए खतरा है। ये क्यों है? मुझे लगता है कि ये दोनों है। आप जानते हैं। इसके बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि सोचिए हमारे पास कोई आने वाला है। सोचिए आप पक्के हैं कि हमारे पास बहुत होशियार एलियन आने वाले हैं, मान लीजिए 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में। अति बुद्धिमान। तो आप सोचते हैं कि 20 साल के अंदर धरती पर एलियन आ जाएगा? खैर, डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस एलियन जैसा होगा। ये एलियन जैसा होगा, हाँ। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के बाहर अन्य बुद्धिमान जीवन है? ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विज्ञान और सोच का एक बड़ा सवाल है कि एलियंस कहाँ हैं? शायद वे हमारे बीच हैं, पता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एलियन हूँ। सच नहीं है। सच नहीं है। लेकिन शायद हम एलियन हैं। बेशक मैं कहूँगा शायद हम एलियन हैं, एलियन। मेरा मतलब है, अगर आप दुनिया के इस भाग को देखें, हाँ, वे मानते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के नहीं हैं, वे कहीं और से आए हैं। ईव और आदम कहीं और से पृथ्वी पर आए। तो एक तरह से मनुष्य इस धरती के लिए एलियन है। क्या आपको लगता है कि हम अगले 50 वर्षों में एलियंस के साथ संपर्क करेंगे? खैर, ये कहना वाकई मुश्किल है। मेरा मतलब है, अगर बाहर कहीं अति बुद्धिमान एलियन हैं, तो वे शायद पहले से ही हमें देख रहे हैं। ये काफ़ी संभावित लगता है और हम बस इसे समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन मैं कुछ आसान सा हिसाब लगा सकता हूँ। और कोई भी आगे बढ़ी हुई एलियन सभ्यता, जिसे आकाशगंगा में लोग बसाने में थोड़ी भी दिलचस्पी हो, वो ऐसा करने की कोशिश करेगी। प्रकाश की गति से अधिक न होने पर भी, अगर आप केवल प्रकाश की गति के 10 या 20% की गति से चल रहे हैं, तो आप पूरी आकाशगंगा को मान लीजिए 1 करोड़ वर्षों में, शायद अधिकतम 2 करोड़ वर्षों में बसा सकते हैं। ये सब चीज़ों के बड़े हिसाब में कुछ भी नहीं है। एक बार आपने कहा था कि आप मंगल ग्रह पर मरना चाहते हैं। क्यों? आई डोंट स्पष्ट करूँ, मैं मंगल ग्रह पर मरना नहीं चाहता। ये ऐसा है, मेरा मतलब है, हम सभी एक दिन मरने वाले हैं, और अगर आप मरने के लिए कोई जगह चुनते हैं, तो मंगल ग्रह क्यों नहीं? अगर हम पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो मंगल पर क्यों ना मरें? लगता है शायद काफ़ी रोमांचक होगा। तो मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर या मंगल ग्रह पर मरने के विकल्प में मैं कहूँगा हाँ, मैं मंगल ग्रह पर मरूंगा। पर यह वहाँ मरने की कोई इच्छा नहीं है। और अगर मैं मंगल पर मरता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि यह प्रभाव से हो। समझ गया। चलिए पृथ्वी पर वापस आते हैं। वास्तव में आपने सोशल मीडिया पर कहा था कि आप वॉशिंगटन डीसी के नीचे एक बड़ी सुरंग बना रहे हैं। ये बात बहुत रोचक लगी। क्यों? ये क्या है? खैर, यह एक छिपी हुई योजना है, सिर्फ हमारे बीच की बात। किसी ने आपको नहीं सुना। हाँ बिल्कुल, कृपया इस बात को छिपा कर रखें। खैर, मुझे लगता है कि ये थोड़ा, मेरा मतलब है, ये कुछ हद तक छोटी या बेकार बात लगती है, लेकिन मैं ये कई सालों से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शहरों में भीड़-भाड़ का हल है कि उनके नीचे सुरंगों का एक जाल बनाया जाए। और जब मैं कहता हूँ, मेरा मतलब 2D सतह की सुरंगों से नहीं है, बल्कि ऐसी सुरंगों से है जो कई मंजिलों तक नीचे जाती हैं। तो आप हमेशा उससे गहरे जा सकते हैं जितना आप ऊपर जा सकते हैं।
सबसे गहरी खानें सबसे ऊंची इमारतों से भी ज़्यादा गहरी होती हैं। तो आपके पास सुरंगों का एक जाल हो सकता है, जैसे 20, 30, 40, 50 मंजिलें, जितनी मंजिलें आप चाहें, सच में। और ऐसे में आप दुनिया के किसी भी शहर में भीड़-भाड़ की परेशानी को दूर कर सकते हैं। चुनौती बस ये है कि आप सुरंगों को जल्दी, कम खर्च में और सुरक्षित तरीके से कैसे बना सकते हैं। अम, तो अगर सुरंग बनाने की तकनीक इतनी सुधर जाए कि आप सुरंगों को जल्दी, सस्ते और सुरक्षित बना सकें, तो ये शहरों में ट्रैफिक की परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगा। अम, और इसलिए मुझे लगता है कि यही वजह है कि ये एक ज़रूरी तकनीक है। वॉशिंगटन, डीसी, लुइसियाना और ज़्यादातर बड़े अमेरिकी शहरों के साथ-साथ दुनिया के कई बड़े शहर भारी ट्रैफिक की परेशानी से जूझ रहे हैं। और ये ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि आपके पास ये ऊँची इमारतें हैं जो 3D हैं और आपके पास एक ही लेवल की सड़कें हैं। और फिर लोग आम तौर पर उन्हीं इमारतों में एक ही समय पर आना-जाना चाहते हैं, तो फिर आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। चलिए, अब हम यूएई और दुबई की बात पर वापस आते हैं। पहली बार जब मैं आपसे मिला था, वह 4 जून 2015 को स्पेसएक्स में आपके कार्यालय में था। मैंने आपसे पूछा था, क्या आप यूएई में भी होंगे? और आपका जवाब था, मैं चीन में व्यस्त हूँ। शायद निकट भविष्य में नहीं, और लगभग 1.5 साल बाद हम यहाँ हैं। लगता है समय तेज़ी से गुजरता है। अब क्यों? खैर, मुझे लगता है कि चीन में चीज़ें वास्तव में अच्छी चल रही हैं। तो हमें चार्जिंग और सर्विस की सुविधाएं और दूसरी चीज़ें समझने में कुछ शुरुआती दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसलिए हमें लगा कि यह सही समय है इस खास इलाके में दुबई से शुरू करके एक अहम शुरुआत करने का। ये पक्का एक अच्छा मौका है। आपकी राय में वह नई परेशान करने वाली चीज़ क्या है जो आएगी? तकनीक आगे। तकनीक में क्या है? तकनीक में आगे क्या आने वाला है जो हमारे जीने, सोचने और काम-धंधे के तरीके को बदल देगा? खैर, तकनीक के नज़रिए से सबसे जल्दी असर दिखाने वाली चीज़ें खुद चलने वाली कारें हैं, जैसे पूरी तरह से खुद चलने वाली गाड़ियाँ। जैसा मैंने कहा, ये बहुत तेज़ी से होगा, लोगों की समझ से कहीं ज़्यादा तेज़। तो ऐसा है, और वह एक स्वायत्त कार का होना एक बड़ी सुविधा होगी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनका काम गाड़ी चलाना है। तो अगर असल में मुझे लगता है कि अलग-अलग तरीकों से गाड़ी चलाना लोगों के लिए सबसे बड़ा काम देने वाला क्षेत्र हो सकता है। और इसलिए हमें ये सोचना होगा कि उन लोगों के लिए नए काम क्या हो सकते हैं। अम, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव और बहुत जल्दी होगा। अब मुझे बताना चाहिए कि जल्दी से मेरा क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ हैं। जल्दी का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। दुनिया में 2 अरब से अधिक वाहन हैं। वास्तव में दुनिया में 2 से ढाई अरब कारें और ट्रक हैं। कुल नए वाहन उत्पादन क्षमता लगभग 100 मिलियन है। ये समझ में आता है क्योंकि एक कार या ट्रक आमतौर पर कबाड़ होने से पहले करीब 20-25 साल चलती है। तो जिस समय हम पूरी तरह से खुद चलने वाली गाड़ियाँ देखेंगे, वह वो समय नहीं होगा जब बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा, क्योंकि इतनी सारी खुद चलने वाली गाड़ियाँ बनाने में काफ़ी समय लगेगा। विघटन, रोज़गार। तो जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, वो करीब 20 साल में होगा। लेकिन फिर भी 20 साल का समय कम है अगर इतने समय में 12 से 15% लोग बेरोज़गार हो जाएँ। धन्यवाद। ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा वैश्विक सरकारी सम्मेलन है। यहाँ हमारे पास 139 से ज़्यादा सरकारें हैं। अगर आप सरकारी अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार रहने की सलाह देना चाहें, तो आप उन्हें कौन-सी 3 बातें या 3 सलाह देंगे? खैर, मेरा मानना है कि पहली सलाह ये होगी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के विकास पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि हमें बस इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपनाएँ और ये देखें कि साइंटिस्ट गलत रास्ते पर ना जाएँ। क्योंकि कभी-कभी साइंटिस्ट अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि वे अपने काम का असर नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि जनता की सुरक्षा के लिए हमें, आप जानते हैं, सरकारों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर नज़र रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये लोगों के लिए खतरा ना बने। अम, देखते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमें आम तौर पर ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ने का चलन है। अम, मुझे लगता है कि ये कई वजहों से अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है जो तुरंत हो जाएगा। ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की तुलना में धीरे होगा। तो ये शायद 30 या 40 साल में होगा, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ेगा। अम, तो इसी संदर्भ में सोचते हैं, बिजली की माँग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अम, तो अभी दुनिया में कुल एनर्जी इस्तेमाल में लगभग 1/3 बिजली है, 1/3 ट्रांसपोर्ट और 1/3 हीटिंग है। अम, तो समय के साथ यह लगभग सब कुछ, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर बिजली में बदल जाएगा, जिससे बिजली की माँग शायद 3 गुना हो जाएगी। इसलिए यह सोचना बहुत ज़रूरी होगा कि इतनी ज़्यादा बिजली कैसे बनाई जाए? और क्या लगता है उनके पास आसान काम है? तो बस इतना ही। उनके लिए और कोई चुनौतियाँ नहीं हैं? नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें एक-दूसरे में थोड़ी बहुत जुड़ती हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी के बारे में क्या करें? ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती होने वाली है। और मुझे लगता है कि अंततः हमारे पास किसी प्रकार की सार्वभौमिक मूल आय होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई विकल्प होगा। सार्वभौमिक मूल आय
सार्वभौमिक मूल्य मुझे लगता है यह आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि बेरोजगार लोगों को पूरी दुनिया में पैसे मिलेंगे। हाँ, क्योंकि रोबोट नौकरियां ले रहे हैं। ऐसी नौकरियां कम होती जाएंगी जिन्हें रोबोट बेहतर नहीं कर सकते। ये बस इतना ही है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो मैं चाहता हूं। ये बस वो चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हो सकती हैं। अम, और चूंकि अगर मेरा आकलन सही है और वे शायद होंगी, तो हमें बताना होगा कि हम इस बारे में क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि सबके लिए एक बुनियादी आमदनी ज़रूरी होगी। अम, अब सामान और सेवाओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, तो मशीनों से काम होने पर ऐसा होता है, वे बहुतायत में आ जाएंगे। लगभग हर चीज़ बहुत सस्ती हो जाएगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। Um, the so I think मुझे लगता है हम आखिरकार सभी को एक जैसी आमदनी देंगे, यह आवश्यक होगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि लोग फिर अपने जीवन का मतलब कैसे पाएंगे। बहुत से लोग अपने काम से अपने जीवन का मतलब निकालते हैं। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके श्रम की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मतलब क्या है? क्या आपके जीवन का कोई मतलब है? क्या आप बेकार महसूस करते हैं? ये बातें बहुत मुश्किल हैं। ये एक बहुत मुश्किल समस्या है जिससे निपटना है। अम, और फिर हम कैसे पक्का करें कि भविष्य वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, जो हमें पसंद आए। अब मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि एक संभावना है, रास्ता यहाँ है। और हम सच में अब कल्पना या बहुत आगे की बात कर रहे हैं, जैसे इंसानी दिमाग और मशीन के दिमाग का मिलना। अम, कुछ हद तक हम पहले से ही एक साइबोर्ग हैं। अम, आप उन डिजिटल उपकरणों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर, वे एप्लीकेशन जो आपके पास हैं। जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर रहा था, आप एक सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत गूगल से या अन्य चीज़ों से जवाब प्राप्त कर सकते हैं। एंड और इसलिए आपके पास पहले से ही एक डिजिटल तृतीय परत है। मैं तीसरी परत इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लिम्बिक सिस्टम को जानवरों वाला दिमाग मान सकते हैं, फिर कॉर्टेक्स जो सोचने समझने वाला दिमाग है, और फिर आपका डिजिटल रूप तीसरी परत है। अम, तो तो आपके पास पहले से ही वह है। और ये ऐसा है जैसे अगर कोई मर जाए तो उसका डिजिटल निशान अभी भी रहता है। उनके सारे ईमेल, फोटो और सोशल मीडिया अभी भी रहते हैं, भले ही वे अब ना हो। अगर वे मर गए तो समय के साथ मुझे लगता है कि हम शायद देखेंगे मानव दिमाग और कंप्यूटर की समझ का एक नज़दीकी मेल। और यह ज़्यादातर आपके दिमाग और कंप्यूटर के बीच जुड़ने की रफ्तार के बारे में है। स्वयं का डिजिटल विस्तार, खासतौर पर निकास, और आउटपुट अगर कुछ भी है तो बदतर हो रहा है। हमारे पास पहले कीबोर्ड थे जिनका हम बहुत उपयोग करते थे। अब हम अपना अधिकांश डेटा इनपुट करते हैं फ़ोन पर अपने अंगूठों से टाइप करके, और वह तो बस बहुत धीमा है। एक कंप्यूटर 1 ट्रिलियन बिट्स प्रति सेकंड पर संवाद कर सकता है, लेकिन आपका अंगूठा शायद 10 बिट्स प्रति सेकंड या 100 बिट्स प्रति सेकंड कर सकता है अगर आप उदार हो रहे हैं। तो दिमाग के लिए कोई तेज़ इंटरफेस, मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा जो इंसान और मशीन की समझ के बीच मिलकर काम करने में मदद करेगा, और शायद कंट्रोल और काम की दिक्कतें भी हल करेगा। यहाँ बातें काफ़ी गहरी हो रही हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये करीब है, हमने इसे पा लिया। आप हमेशा बॉक्स से बाहर सोचते हैं। आपका विचार बहुत बड़ा है। आप अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, आपने वहां जाने का फैसला किया, आपने ये कर दिखाया। आपने अपने रॉकेट को वापस लैंड कराने का फैसला किया। आप 7 बार 8 बार असफल हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर ये जितनी बार लैंड हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको ये विचार कैसे आया? वास्तव में कभी कभी वे मानव सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमेशा मानव सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? खैर, मैं उस तकनीकी हल के बारे में सोचता हूं जो किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है, और फिर उस दिशा में जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो स्पेस फ्लाइट के मामले में सबसे जरूरी चीज है रॉकेट को जल्दी और पूरी तरह से फिर से इस्तेमाल करना, जैसे हम हवाई जहाज के साथ करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर एक हवाई जहाज एक बार ही इस्तेमाल होता तो शायद कोई भी सफर नहीं करता, क्योंकि आप मान लीजिए एक साथ 147 खरीद सकते हैं, जो शायद $250 मिलियन, $300 मिलियन या कुछ ऐसा हो सकता है। आपको राउंड ट्रिप के लिए 2 की जरूरत होगी। लेकिन कोई भी हवाई सफर करने के लिए एक टिकट के लिए लाखों रुपए नहीं देगा। लेकिन क्योंकि आप हवाई जहाज को हजारों बार फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, हवाई यात्रा बहुत अधिक किफायती हो जाती है। और यही बात रॉकेट पर भी लागू है। तो हमारा रॉकेट लगभग $60 मिलियन का है। तो मूल लागत अगर इसका एक बार उपयोग किया जा सकता है तो $60 मिलियन है, लेकिन मूल लागत अगर इसका 1000 बार उपयोग किया जा सकता है तो $60,000 है। तो अगर आप प्रति उड़ान बहुत सारे लोगों को ले जा सकते हैं तो आप अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम कर सकते हैं। उड़ान की कीमत हवाई यात्रा की कीमत के करीब होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बहुत गहरा है। धरती का गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा है। एक रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने में ज्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत एक हवाई जहाज को दोबारा इस्तेमाल करने के, और इसी वजह से अब तक पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट नहीं बना है। लेकिन अगर आप सबसे अच्छी चीजें, सबसे अच्छा डिजाइन इस्तेमाल करें और सब कुछ सही करें, तो मुझे भरोसा है कि आप पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट बना सकते हैं। अच्छी बात है, अगर धरती का गुरुत्वाकर्षण 10% और ज्यादा होता तो मैं कहता कि यह नामुमकिन होता। आपको अपने आसपास एक टीम चाहिए जो बहुत सारे आइडिया दे सके। आप अपनी टीम कैसे चुनते हैं? किस आधार पर चुनते हैं? खैर, मैं सोचता हूँ सच में
ये सबसे ज़्यादा अपने मन की भावना पर निर्भर करता है। तो जब मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ, मेरा इंटरव्यू सवाल हमेशा एक जैसा होता है। आपने क्या पूछा? मैं कहता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी और रास्ते में लिए गए फैसलों के बारे में बताओ और क्यों ली, ये भी बताओ। और फिर और मुझे कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं के बारे में बताओ, जिन पर आपने काम किया और उन्हें कैसे हल किया। और वह सवाल मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग सच में समस्या हल करते हैं, वे अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कैसे हल किया। वे छोटी-छोटी बातें जानते हैं। और जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि उन्होंने समस्या हल की, वे शायद एक स्तर तक जा सकते हैं और फिर अटक जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं थी? नहीं, ऐसी कई चुनौतियाँ थीं। मैं सोच रहा हूँ कि कौन-सी सबसे बुरी थी। अम, मुझे लगता है मैं बस सोच रहा हूँ कि समय कैसे बिताऊँ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको सही फीडबैक मिले और वो फीडबैक लगातार मिलता रहे। यहाँ तक कि जब लोग आपको वही बताना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, ये बहुत कठिन है। समय समाप्त हो गया। मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर आपने मुझे अनुमति दी होती, विश्व सरकार की बैठक में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। असल में दुनिया भर के इतने सारे युवाओं से अगर आपके पास उनके लिए कोई सलाह है, दुनिया भर के युवा जो एलोन मस्क जैसे बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मुझे लगता है कि शायद उन्हें आपकी तरह बनने की चाह नहीं रखनी चाहिए। वे जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। मुझे लगता है कि ये जितना अच्छा सुनाई देता है उतना है नहीं। ठीक है, हाँ, ये है। मेरा होना उतना मजेदार नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे नहीं पता, आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन निश्चित रूप से यह और भी बुरा हो सकता है। लेकिन यह है। मुझे यकीन नहीं कि मैं ऐसा करूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद होना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हैं, मुझे लगता है सलाह, मेरा मतलब है अगर आप चीज़ों में प्रगति करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि भविष्य को समझने के लिए सबसे अच्छा विश्लेषणात्मक ढांचा भौतिकी है। मैं अध्ययन करने की सलाह दूंगा। भौतिकी के संबंध में सोचने की प्रक्रिया, समीकरण नहीं बल्कि कुछ और। मेरा मतलब है समीकरण जरूर सहायक हैं, पर भौतिकी में सोचने का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहज ज्ञान के विपरीत चीज़ों को समझने का सबसे अच्छा ढांचा। और आप जानते हैं, हमेशा यह स्थिति लेना कि आप कुछ हद तक गलत हैं और आपका लक्ष्य समय के साथ कम गलत होना है। तो सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो लोग आमतौर पर करते हैं, और मैं भी इसमें शामिल हूं, वह है मन की इच्छा से सोचना। आप जानते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, भले ही वह सच ना हो, और इसलिए आप उन चीज़ों को नजरअंदाज करते हैं जो वास्तविकता दिखाती हैं। आप वास्तविक सत्य को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ और सच हो। यह एक बहुत मुश्किल जाल है जिससे बचना आसान नहीं है, और जैसा मैंने कहा, इसमें मुझे भी कई बार दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप हमेशा कुछ हद तक गलत हो सकते हैं और आपका मकसद कम गलत होना है, और दोस्तों से खुलकर राय मांगे, दोस्तों की तरह, खासकर अपने दोस्तों से। अगर कोई आपसे प्यार करता है, वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, वे आपको बुरी बातें नहीं बताना चाहते, तो आपको उनसे पूछना होगा और कहना होगा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। और फिर वे आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो चुका है। विश्व सरकार की बैठक के लिए यह बहुत अच्छा है कि एक महान व्यक्ति जो मानवता के भविष्य को बना रहा है, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी मुश्किलें और अपनी बातें साझा करे।